डियर स्टूडेंट्स, DS साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम लोग 10th क्लास का जो सोशल स्टडीज़ का पेपर हुआ था उस पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। आपके सामने सॉल्यूशन रेडी है और हमारे साथ जितेंद्र सर सोशल स्टडीज़ के एज ए एक्सपर्ट और मैं अवधेश गुप्ता, हम दोनों मिलकर इस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। डियर स्टूडेंट, अब पेपर जो SS का अपना जो हुआ है उसका सॉल्यूशन हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले छोटे क्वेश्चन जो चॉइस के क्वेश्चन होते हैं ABCD ऑप्शन के, वो अपन समझेंगे। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन डिड जर्मेनिया बिकेम टू एलिजिगरी, यानी इसका मतलब जर्मनी की एलिजिगरी यानी रूपक कौन है। तो आपका ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, जर्मनी। इसका उत्तर आपको मालूम है कि इसका उत्तर जर्मनी है। तो वो जर्मनी की रूपक है जर्मेनिया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्बोलाइज द रे ऑफ द सन। रे ऑफ सन यानी उगता हुआ सूरज, यानी किरणें, उगते हुए सूरज की किरणें, ये किसकी सिम्बोलाइज है, प्रतीक है। तो देखिए, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, यानी इसका ऑप्शन है डी। हाँ जी। अगला क्वेश्चन थर्ड, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर में नोबेल प्राइज किसको मिला, इनके ऑप्शनों में बताना है। तो इसमें आपका है BS नायपाल, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला चलते हैं। व्हाट इज झूमिंग कल्टीवेशन, यानी झूमिंग कल्टीवेशन क्या है। तो इसमें इसके नाम दिए हैं, ये है आपका ए ऑप्शन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अगला क्वेश्चन है 5, ओवर विच रिवर है द सरदार सरोवर डैम बिन बिल्ड, यानी सरदार सरोवर बांध किस रिवर पे बनाया गया है। उत्तर है सी, नर्मदा रिवर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन, द रवि क्रॉप पेयर इज। रवि जो क्रॉप है उसका इनमें से कौन सा पेयर है। तो व्हीट और बार्ली, यानी ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की कैपिटल यानी राजधानी पूछी गई है और आप जानते हैं इसकी राजधानी, डी ऑप्शन, ब्रुसेल्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज नॉट इज एनी लिस्ट ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान के जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा कौन सा विषय है जो 3 लिस्ट में नहीं है रेसिडियल में, यानी वो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, डी ऑप्शन इसका उत्तर है। अब आपके चलते हैं हम 9 सवाल पे। बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, यानी बामसेफ एक संगठन जो है वो किससे संबंधित रखता है। पॉलिटिशियन, फार्मर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वर्कर। इसका उत्तर है सी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अगला क्वेश्चन, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट इन पब्लिश्ड बाय, यानी मानव विकास रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। आपका इसका UNDP आप जानते हैं, ए ऑप्शन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन, ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू सेकेंडरी सेक्टर इज। देखिए, ऑक्यूपेशन रिलेटेड सेकेंडरी सेक्टर से जुड़ा हुआ ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय कौन सा है। तो इसमें आप जानते हैं सेकेंडरी सेक्टर में हमारा इंडस्ट्री सेक्टर भी कहा जाता है, यानी इसका ए ऑप्शन है, इंडस्ट्रीज। अगला ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एन एग्जाम्पल ए चीप मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी इसमें यह पूछा गया है कि सस्ता निर्माण का हब केंद्र कौन सा है, कौन सा देश माना जाता है। और इसमें आप जानते हैं कि चाइना सबसे सस्ता यानी सबसे कम कीमत में मैन्युफैक्चरिंग हब माना जाता है। तो ये आपके ABCD ऑप्शन के सवाल हुए, यानी हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवालों पे आएंगे। आइए जानते हैं। कंपनीज दैट डू बिजनेस इन सेवरल कंट्री एट द सेम टाइम आर कॉल्ड। इसमें आपका मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, मल्टीनेशनल यानी बहुराष्ट्रीय। बच्चों, आपको बताएं कि ऐसी कंपनी जो
कई देशों के अंदर व्यवसाय करती है, और जो उसके मालिकाना हक रखती है कई देशों में, तो वो मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती हैं। तो यहाँ बहुराष्ट्रीय हिंदी वाले लिखेंगे, अंग्रेजी वाले तो मल्टीनेशनल लिखेंगे ही। अगला क्वेश्चन, द रिसोर्स ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर एंड विच हैव लाइफ आर नो बायोटेक रिसोर्स, यानी जैविक संसाधन, यानी ऐसा रिसोर्स जो बायोस्फीयर यानी जैविक और विच है लाइफ जिनमें जीवन हो, यानी वो बायोटेक है, यानी बायोटेक लिखने में आएगा इस जगह रिसोर्स। अगला क्वेश्चन, ए पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर ऑफ द बेसिक ऑफ रिलीजियस बिलीफ इज नो एज। इसका मतलब ये है कि ये सवाल ये पूछा जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं करता, रिलीजियस बिलीफ यानी धार्मिक आस्था के आधार पर जो व्यक्ति भेदभाव नहीं करता उसे कहा जाएगा सेकुलरिस्ट, यानी जो सेकुलर हो, यानी जो सेकुलरवादी हो, यानी धर्मनिरपेक्षवादी, सेकुलरिस्ट। आइए अगला, इनकम ऑफ एनी कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द, इसमें आएगा पर्सन ऑफ द कंट्री, यानी पर्सन आएगा, यानी इनकम ऑफ द एनी कंट्री, यानी किसी भी देश की आय, इज द इनकम ऑफ द ऑल पर्सन ऑफ द कंट्री, यानी सभी जो व्यक्ति होते हैं देश के। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज ना हो तो यहाँ बता दें, यहाँ पर्सन लिखा आ रहा है तो उसका मतलब व्यक्ति है। बहुत से बच्चे सिटीजन लिख जाते हैं, बहुत से बच्चे इंडिविजुअल्स लिख जाते हैं। तो हमारे सामाजिक विज्ञान में ऐसे एक ही शब्द के कई पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, इसलिए उस पर कन्फ्यूज ना हो बेटे। हाँ जी, टेरिटरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, ये आपका 5वां क्वेश्चन है। टेरिटरी जो फिल इन द ब्लैंक का, टेरिटरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड ए सर्विस सेक्टर। आप जानते हैं कि तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक यानी सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो इसमें आप बच्चों फिल इन द ब्लैंक में सर्विस सेक्टर को भरेंगे। अगला आइए, रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, यानी रैपिड इम्प्रूवमेंट यानी कौन सी तेज तीव्र इम्प्रूवमेंट आया है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में, किसके कारण? तो वो है हमारी टेक्नोलॉजी। हमारे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा टेक्नोलॉजी वाले में, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। यदि बच्चे ने टेक्नोलॉजी लिखने की जगह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिख दिया हो जो, तो वो भी राइट हो सकता है, इसलिए उसमें कोई टेंशन करने की बात नहीं है। आइए आगे, फिर हम आते हैं हमारे एक लाइन या एक शब्द पर जो उत्तर बनते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, वो भी 1 नंबर के हैं। एक लाइन में भी हो सकते हैं, 2 लाइन में या फिर एक शब्द में। आइए उन सवालों पर चलते हैं। वाई स्टेचू ऑफ मरियन वर एरिकेटेड इन पब्लिक स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि मरियन का जो स्टेचू है यानी उसकी प्रतिमा है वो पब्लिक स्क्वायर यानी चौराहों पे क्यों लगाई गई? इसका उत्तर है टू रिमेन द पब्लिक ऑफ द नेशनल सिंबल ऑफ द यूनिटी, यानी वो चौराहों पे पब्लिक स्क्वायर पे इसलिए लगाई गई जिससे देश की एकता को बढ़ावा मिले और ये नेशनल सिंबल के रूप में जिससे लोग एक रहें। एंड पेरिसेड देम द आइडेंटिटी विद इट, और वो है उनकी एकता और उनकी आइडेंटिटी आदि इसके चक्कर में, इसके लिए। ठीक है, अगला, हाँ जी, विच डिसीज किल्ड 90% ऑफ कैटल इन द 1890s। हाँ जी, 1890 यानी 1890 के दशक में कौन से बीमारी के डिसीज के कारण 90% जो कैटल यानी पशु मारे गए थे? तो आपको मालूम है, हमारी इतिहास की पुस्तक में है, रिंडरपेस्ट, जिसे कैटल प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी से 90% पशु मारे गए थे, आपने पढ़ा है। आइए अगला सवाल, इन विच कंट्री वाज द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड, यानी इसमें यह बता रहे हैं कि किस देश में, किस कंट्री के अंदर ब्रेटन वुड्स जो इंस्टीट्यूशन है या ब्रेटन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी, सम्मेलन हुआ था,
तो अमेरिका का, यूएसए का, यानी अमेरिका का एक शहर है न्यू हैम्पशर, इसमें ये सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ द टू थिंग दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट। अब इसमें कोई भी दो चीज़ें, दो वस्तुएं बतानी थी जो हम जंगल से प्राप्त करते हैं। हमने इसमें दो लिख रखी हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जंगल से, वो भी आपने इनके अलावा भी लिख दी है तो वो भी सही मानी जाएंगी। सही है, वो गलत हो रही है। जंगल से तो बहुत सारी चीज़ मिलती है, हमने तो यहाँ दो लिख दी है केवल, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। इनमें फ्यूल वुड है, हर्ब्स है। तो आप जानते हो जलावन के लिए, जलाने के लिए हम लकड़ी और विभिन्न चीज़ें प्राप्त करते हैं, ये आपके दवाइयाँ प्राप्त करते हैं, और भी चीज़ें हम जंगल से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। तो वो कोई सा भी उत्तर हो सकता है, लेकिन हमने इसमें दो लिख रखे। हाँ जी, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 5वां, व्हाट इज द टाका। टाका क्या है? इसमें टाका के बारे में पूछा गया है। तो टाका बच्चों ने कई बार 2-3 लाइन में अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया होगा, वो भी उत्तर सही होगा, लेकिन सूक्ष्म रूप से इस शब्द का अर्थ कैसे दे सकते हैं? तो ये सीधा सा है, अंडरग्राउंड टैंक्स इन स्टोर वाटर। आप जानते हैं हम घर के अंदर या हमारे पश्चिमी राजस्थान के अंदर लोग ज़मीन के नीचे काफ़ी एक गड्ढा करते थे चौकोर आकार का, और उसमें पानी, बारिश का आदि चीज़ का पानी स्टोरेज करने की व्यवस्था थी। और जो आजकल घरों में भी लोग बना रहे हैं, तो वो टाँके का ही रूप है। तो एक तरीके से अंडरग्राउंड टैंक ऑफ स्टोर वाटर, हमने इसको एक शब्द में या 2-4 शब्दों में लिख दिया। कोई ने इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया तो वो घबराए नहीं, उत्तर वहाँ भी सही है। आइए, राइट नेम ऑफ 2 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। देखिए, हमारी उन रेशेदार फसलों के नाम बताने हैं। राइट नेम ऑफ द 2 मेजर, 2 मुख्य रेशेदार फसलें आपको किताब में 4 लिख रखी हैं। आप इसमें कॉटन और जूट, और भी 2 हैं वो भी लिख सकते हो, लेकिन कॉटन और जूट हमने 2 लिख रखी हैं आपके सामने। ठीक है, आ गए। When did श्रीलंका emerge एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। यानी इसमें यह बताना है कि श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हमारे सामने आया, यानी कि एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना, इंडिपेंडेंट। 1948, तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेज आज रिकॉग्नाइज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड्स हिंदी, बिसाइड्स हिंदी। देखिए, हमको इसमें हाउ मैनी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज ए शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिसाइड्स हिंदी। हिंदी के अलावा, ये बिसाइड्स इसमें जोड़ा, हिंदी के अलावा कितनी भाषाएं शेड्यूल लैंग्वेज में मानी गई हैं, यानी अनुसूचित भाषा मानी गई हैं हिंदी के अलावा। हिंदी सही तो 22 हो जाएंगे, हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज हमारी हैं। इसके अगला क्वेश्चन 9, गिव एनी वन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मूवमेंट इनटू द पॉलिटिकल पार्टी। इसमें आपको ये बताना है कि कोई वन एग्जाम्पल आपको ये देना है कि जो पार्टी मूवमेंट से पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हुई हो। हमारी किताब में बहुत सारे उत्तर इसमें, जैसे कई हैं और भी किताब के बाहर भी हैं, लेकिन किताब के अंदर से हमको उदाहरण देना है। तो असम गण परिषद और डीएमके, और आपको एक और उदाहरण देता हूँ, एआईएडीएमके आपका वो ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक, या हमारी जयललिता की पार्टी थी, वो भी उससे बनी है, और भी पार्टियां बाद में बन गई हैं। लेकिन हमारे को असम गण परिषद और डीएमके द्रमुक पार्टी, तो ये इसका उत्तर है। हाँ जी, आगे हम एक आपको सवाल बताते हैं, आइए चलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास क्या है, ये इसके बारे में पूछा गया है। और आज की वर्तमान संदर्भ में इसकी अति आवश्यकता भी है, क्योंकि हमें जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, क्या अर्थ है इसका, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो,
and development in the present should not compromise with the needs of future generation. आने वाली पीढ़ी के साथ कोई समझौता ना किया जाए। हम संसाधनों का हम इस तरीके से उपयोग करें कि पर्यावरण इन्वायरमेंट को कोई नुकसान न हो, और ऐसा डेवलपमेंट चाहिए हमें, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। आगे चलें। अकॉर्डिंग टू यू वेयर आर मोस्ट पीपल ऑफ द इंडियन एम्प्लॉयड। देखिए, इसमें यह पूछा गया है कि अधिकतर लोग किस क्षेत्र में ज़्यादा एम्प्लॉयड यानी रोजगार पा रहे हैं, नौकरी पा रहे हैं। देखिए, प्राइमरी सेक्टर, आपके में अधिकतर बच्चों ने, कईयों ने प्राइमरी सेक्टर, और कई बेचारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अनऑर्गेनाइज लिख दिया है। किताब के आधार पर प्राइमरी सेक्टर दिख रहा है, लेकिन वैसे देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी जिन्होंने लिखा है वो गलत नहीं है, दोनों ही बात सही है, तो हमने दोनों ही लिख दिए हैं। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर तो इसका उत्तर है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी वही है क्योंकि अधिकतर लोग इसी में भी है। तो बात एक ही है। व्हाट डज रैनबैक्सी कंपनी प्रोड्यूस, यानी जो रैनबैक्सी कंपनी है ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ये किस चीज़ का उत्पादन करती है? मेडिसिन एंड फार्मेसी कंपनी, ये दवाई की कंपनी है। दवाई के उत्पादन के लिए ये हमारी मल्टीनेशनल कंपनी भारतीय है, बहुत नाम है इसका, तो ये कंपनी है। पहला क्वेश्चन इसका, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? कंजर्वेटिज्म क्या है? मतलब इसको बोला जाए ना रूढ़िवादी लोग किन्हें कहा जाता है? अ पॉलिटिकल फिलोसफी दैट स्ट्रेस्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा जो परंपराओं पर महत्व देती हो, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस और उन्हीं पर कुछ संस्थानों को स्थापित करती हो, एंड कस्टम्स परंपराओं को फॉलो करती हो, एंड प्रेफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज, जो जल्दी चेंजेस की बजाय थोड़ा स्लो चेंजेस पसंद करते हो, दैट्स कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, देखिए। फॉर व्हाट रीजन द पीजेंट ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट वर नॉट इन पोजिशन टू पे द रेवेन्यू? इसका आंसर है इफेक्टेड बाय, वो खेड़ा के जो किसान थे वो लोग रेवेन्यू पे क्यों नहीं कर पाए थे? इफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर, वो लोग प्रभावित हुए तो उनकी फसलें बर्बाद हो गई थी। एंड ए प्लेग एपिडेमिक, एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी साहब। द पीजेंट ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, और इसी कारण वो लोग का जो अपनी रेवेन्यू था अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए पे नहीं कर पाए थे। ओके, इसीलिए वहाँ के लोगों ने ये मूवमेंट्स किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम 6 देखते हैं। व्हाट इज टैरिफ? इस क्वेश्चन को लेकर कई बच्चे कंफ्यूज लग रहे हैं, इसका आंसर मैं क्लियर कर दूं आपके इस वीडियो में, देख लीजिएगा। टैक्स इम्पोज्ड ऑन ए कंट्रीज इंपोर्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखो, उसमें 2 चीजें हैं, आप लैंग्वेज वाइज इसको फॉलो करते हो तो ये तो सही है ही, इसके अलावा आपने लिख दिया कि इंपोर्ट ड्यूटी को अगर आपने इसमें लिखा है कि अ टैक्स विच इम्पोज ऑन इंपोर्ट ड्यूटी, तो भी वो सही माना जाएगा। एक ऐसा टैक्स, एक ऐसा कर जो इंपोर्ट के ऊपर पूरे विश्व के, इंपोर्ट के ऊपर पूरे विश्व में लगाया जाता है कि वर्ल्ड से कोई चीज़ आपके देश में आ रही है, किसी भी कंट्री से कोई चीज़ आपके देश में आ रही है, उस पर आपने जो टैक्स लगाया, दैट्स कॉल्ड टैरिफ। टैरिफ आर लिवाइड एट द पॉइंट ऑफ द एंट्री, जब कोई देश में वस्तु एंट्री होती है तो वहाँ ये टैरिफ लगाया जाता है। ये देश की बॉर्डर पे या आपके एयरपोर्ट पे भी लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन बाय कम्युनिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जियोग्राफी से क्वेश्चन पिकअप किया गया है। देख लें इसका आंसर, सीधा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 पॉइंट्स में हमने इसका आंसर मैनेज किया है। कई बच्चों को मैंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने कहा सर कि हमने इसमें JFM का आंसर लिखा है तो क्या वो से बिल्कुल सही होगा। बेसिकली मैं अगर आपसे कहूँ तो उसमें 3 पॉइंट्स आपको लेने थे। 1 पॉइंट JFM का लेना था, एक आपको फेमस चिपको मूवमेंट का पॉइंट लेना था, और एक सरिस्का टाइगर रिजर्व का 1 पॉइंट आपको लेना था। आई होप आपने वही किया होगा। आपने अगर सरिस्का टाइगर रिजर्व से रिलेटेड 2 पॉइंट लिए तो भी सही माना जाएगा। In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. Wildlife Protection Act का हवाला देते हुए उन्होंने वहाँ के लोगों को माइनिंग करने से रोका। The famous Chipko movement in the Himalayas is the good example of conservation of the community. चिपको आंदोलन भी एक समुदाय के द्वारा वन संरक्षण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल माना गया है। और एक हमारा जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट फर्निशेज अ गुड एग्जाम्पल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज। इसके माध्यम से सरकार ने इसी चीज़ का आह्वान किया था कि स्थानीय समुदाय के लोग आएँ और फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में कोऑपरेशन करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं।
ये एक इमेजिनेशंस पर क्रिएट किया गया क्वेश्चन था, जिसमें बच्चों को अपनी थोड़ी कल्पना शक्ति का भी इस्तेमाल करना था, अमेजिंग पावर का। देखिए, एज द वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आप अपने देश के वाटर रिसोर्स मतलब जल संसाधन मंत्री हैं। इफ़ यू वर आस्क्ड टू ड्राफ्ट ए रिवर वैली प्रोजेक्ट, और किसी ने आपसे कहा कि आप एक नदी घाटी परियोजना पर काम कीजिए, व्हाट पॉइंट्स वुड यू टेक इनटू अकाउंट, तो इस परिप्रेक्ष्य में, इस संदर्भ में आप किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए नदी घाटी परियोजना बनाएंगे। पॉइंट सुने, द मेजर पर्पज ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर। आई थिंक हर बच्चे ने इन्हीं पॉइंट्स को फोकस किया होगा, क्योंकि सबका इमेजिनेशन सेम होता है लगभग। द टू प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के लिए सिंचाई सुविधाओं का ध्यान रखना। टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जब भी डैम्स बनाए जाते हैं गवर्नमेंट का एक इंटेंशन होता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन, जमीनों का जो अपरदन है वो कहीं खराब ना हो जाए, उसको नियंत्रित किया जाए। टू डेवलप वाटर ट्रांसपोर्ट, जल परिवहन को डेवलप किया जाए। और फिफ्थ पॉइंट लिया है टू मैनेज प्योर ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था भी उस डैम के माध्यम से की जाए। टोटल यहाँ पर 5 पॉइंट है। आपने 4 पॉइंट्स भी लिखे तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि 2 नंबर के अंतर्गत 4 पॉइंट्स एज ए आधा नंबर का 1 पॉइंट कंसीडर किया जाता है सब। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने चल रहा है। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी से लिया गया है। डिस्कस ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग आज हमारे देश में बहुत ज़्यादा चल रही है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के पीछे रीजंस कुछ ऐसे हैं, क्योंकि ये फार्मिंग आपकी ज़मीन को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच पॉपुलर टुडे, बिकॉज ये पॉपुलर इसलिए क्योंकि इट इज़ प्रैक्टिसाइज विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल, इसमें केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एंड इट डज नॉट अफेक्ट द एनवायरमेंट इन ए नेगेटिव वे, हमारे वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम चलते हैं। ये सवाल देखिए, 10 सवाल। एक्सप्लेन द ब्रीफ ऑफ सिस्टम ऑफ द चेक ऑफ बैलेंस इन पावर ऑफ शेयरिंग, यानी सत्ता में साझेदारी को चेक ऑफ बैलेंस यानी यहाँ शक्ति संतुलन को बताना है कि कैसे शक्ति संतुलन यानी सत्ता का संतुलन कैसे बना रहता है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझ रहे हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कीप इन द चेक ऑफ अदर ऑर्गन, यानी कहने का मतलब है सत्ता, हमारी जो सरकार है, शासन है, उसके 3 अंग है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये तीनों अंग एक दूसरे को कैसे चेक ऑफ बैलेंस रखते हैं, जिससे कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्गन अपनी अनलिमिटेड पावर का उपयोग ना कर सके, अपनी शक्ति से दायरे से बाहर ना जा सके। इसमें हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसको समझ लेते हैं। मिनिस्टर और गवर्नमेंट, आप जानते हो मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिसर ये एग्जीक्यूटिव के लोग हैं। ये एक्सेस जो भी अपना पावर का उपयोग करते हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट ऑफ स्टेट और स्टेट असेंबली। आप जानते हैं केंद्र की कार्यपालिका के मिनिस्टर और जो मंत्री और प्राइम मिनिस्टर हैं, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट के प्रति। ऐसे ही राज्य की कार्यपालिका अपनी स्टेट असेंबली के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है। आपने देखा होगा मंत्रियों से जवाब पूछे भी जाते हैं और उनको उत्तर देने पड़ते हैं। यदि संतुष्ट ना हो तो नॉन कॉन्फिडेंस प्रपोजल के द्वारा हटाने का भी एक राइट रखते हैं। इसी तरीके से सिमिलरली आल्सो जजेज आर अपॉइंट बाय द एग्जीक्यूटिव। आप जानते हो एग्जीक्यूटिव जजों की नियुक्ति करती है। जज हैं न्यायपालिका के लोग, यानी जज न्यायपालिका के लोग हैं, नियुक्ति एग्जीक्यूटिव कर रहा है यानी प्रेसिडेंट करता है, और वो एक निश्चित विधि है जिसके अनुसार किया जाता है आजकल। दे आर कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव। जबकि आप जानते हैं कि लॉ बनते हैं हमारी पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में, तो वहाँ के जो भी कानून हैं उनको वो कानून वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार बने हैं या नहीं बने हैं, गलत है कि सही है, इनको चेक करने का राइट हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी न्यायपालिका को है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव के भी फंक्शन, यदि कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन तो नहीं कर रहे, इसको भी वो चेक कर सकते हैं। हम कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को एक अंग चेक कर रहा है। आगे अगला क्वेश्चन। हाँ जी, एक्सप्लेन एनी 2 फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। आपकी फेडरल गवर्नमेंट यानी संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं, हमारी किताब में तो बहुत सारी हैं, 7 विशेषता किताब में दे रखी है, लेकिन इसने तो 2 ही पूछी है, 2 ही पूछी है। तो आइए जाने। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ टायर ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट। हाँ जी, देखिए पहली विशेषता ये है
कि जहाँ फेडरल व्यवस्था होगी वहाँ फेडरल व्यवस्था में गवर्नमेंट की दो स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार भी होगी और राज्य सरकार भी होगी, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनको पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी होगी, यानी उन्हें पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिली होगी। डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, दोनों ही चाहे केंद्र सरकार हो, यूनियन गवर्नमेंट हो या फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट, वो सेम सिटीजन पे राज करती है, यानी उनके रूल रेगुलर सब कुछ हम पे लागू होते हैं। हम पे केंद्र सरकार भी राज कर रही है और राज्य सरकार, बट ईच टायर हैज इट्स ऑन ज्यूरिडिक्शन। लेकिन आप जानते हो केंद्र सरकार के अपने ज्यूरिडिक्शन का मतलब है क्षेत्र अधिकार, शक्ति, यानी केंद्र की शक्ति अपनी अलग है, राज्य की अलग है। इन द स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेटर, और उनके लेजिस्लेशन यानी विधायिका यानी कानून आदि के कार्य भी अलग अलग हैं। राज्य के कानून राज्य की विधायिका यानी स्टेट लेजिस्लेटर में बनते हैं और केंद्र के पार्लियामेंट में। टैक्स लगाने का राज्य भी अपना लेता है, केंद्र भी लेता है। और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, यानी उनके केंद्र के अलग कर्मचारी होते हैं, राज्य के अलग होते हैं, यानी ये सारी व्यवस्थाएं यानी कार्यपालिका अलग होती है। अगला पॉइंट है द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द टायर ऑफ गवर्नमेंट इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भी गवर्नमेंट है के लेवल है उनके अधिकार जो हैं ज्यूरिडिक्शन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनका इस पे वर्णन किया गया है, उनको बताया गया है। इसीलिए आपने पढ़ी होगी यूनियन लिस्ट, कॉन्क्रीट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, वो इनके पावरों को बताती है। यूनियन लिस्ट में केंद्र के अधिकार हैं और स्टेट में आप जानते हैं स्टेट के अधिकार हैं, और कॉन्क्रीट में दोनों ही के पावर होते हैं, लेकिन डिस्प्यूट होने पर केंद्र की बात मानी जाती है। सो द एक्सटेंस ऑफ अथॉरिटी ऑफ ईच टायर गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, इसलिए राज्य को, स्टेट को और केंद्र सरकार दोनों के एक्शन उनके अस्तित्व की गारंटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। अगला पॉइंट, अकॉर्डिंग टू योर व्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप एंड पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। यहाँ दो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप और पूछा गया है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, यानी वर्ग विशेषी हित समूह और लोक कल्याणकारी जो हमारे इंटरेस्ट ग्रुप हैं यानी दबाव समूह है, उनमें क्या अंतर है। तो यहाँ पे हमने सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, सेक्शनल यानी जो केवल अपने वर्ग की बात करते हैं। आप जानते हैं विभिन्न शिक्षकों के, फार्मरों के विभिन्न प्रकार के जो है ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे टीचर ऑफ सेक्शन, देश सीक द प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी इसका मतलब ये केवल समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे मजदूर है तो मजदूरों का संगठन वो उसी के वर्ग का करेंगे, किसान है तो किसान, टीचर है टीचर उसका, यानी अपने ही वर्ग के हित की बात करते हैं। दे आर सेक्शनल ग्रुप बिकॉज दे रिप्रेजेंट ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्योंकि ये एक समाज के किसी एक वर्ग का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इन्हें सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। जैसे आपके ट्रेड यूनियन है, बिजनेस यूनियन है, फार्मर यूनियन है, आदि आदि कई उदाहरण हैं इनके एग्जाम्पल। अगला, फीचर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप, यानी जो लोक कल्याणकारी हित समूह कौन कौन से हैं, यानी जो केवल अपने वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए जीने वाले ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप यानी दबाव समूहों के बारे में है। दे सीक टू प्रमोट द कलेक्टिव इंटरेस्ट रादर देन सेलेक्टिव इंटरेस्ट, वह केवल अपने इंटरेस्ट के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के सामूहिक हित की बात करने वाले ये ग्रुप होते हैं। दे आर पब्लिक ग्रुप, इन्हें पब्लिक ग्रुप क्यों कहा जाता है? बिकॉज द रिप्रेजेंट ए जनरल पब्लिक ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि समाज के जो सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं या उनकी बात रखते हैं, ऐसा एक संगठन वाम सेव है। तो ये सरकारी कर्मचारी संगठन, लेकिन ये समाज में जो भेदभाव हो रहे हैं उसके खिलाफ लड़ता है, तो ये एक तरीके से लोक कल्याणकारी वर्ग हो गया है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड वाई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वो संसाधन जिन्हें रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज, ये वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं दैट कैन नॉट बी रिन्यूड, जिन्हें रिन्यू नहीं किया जा सकता, जिन्हें परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, और रिप्रोड्यूस्ड, जिनका पुनः उत्पादन नहीं किया सकता एट ऑल, किसी भी कंडीशन में।
अच्छा कर सकते हैं, लेकिन इनको होने में लाखों साल लग जाते हैं साहब। और विद इन आ रीजनेबल टाइम, यही बात मैंने भी आपसे कही थी, रीजनेबल टाइम बोले तो बहुत कम टाइमिंग की हम लोग यहाँ पर बात करें। लाखों साल में अगर कोई चीज़ रिन्यू हो रही तो उसे आप रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं कहेंगे। बेस्ट एग्जांपल ऑयल, गैस एंड कोल। अगर किसी बच्चे ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी यहाँ लिखा है तो वह भी सही माना जाएगा, वो इसी कैटेगरी का आंसर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 हमारे सामने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। गिव एनी टू एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं के कोई 2 एग्जांपल आपको देने। देखा जाए तो वैसे 1 नंबर के अंतर्गत ही क्वेश्चन आना चाहिए, 2 नंबर में डाल दिया, लेंथ ज़्यादा नहीं है। कॉटन कल्टीवेशन, कपास का उत्पादन, और डेयरी प्रोडक्ट्स एंड माइनिंग। इज दैट क्लियर? एनिमल हस्बेंड्री को भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, पशुपालन अगर आपने लिखा है तो बस सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। राइट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है आपने बहुत तेजी से अगर ये पढ़ाओ, जल्दी में पढ़ाओ, तो आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप को ही डिफाइन कर दिया हो। यहाँ पूछा गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूहों के 2 लाभ आपको बताने कि इनको स्थापित करने से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। पढ़ते हैं। डज सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लेक ऑफ कोलेटरल। सबसे अच्छी बात तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से अंतर्गत जो मेंबर्स इसकी स्थापना करते हैं उन्हें कहीं और से लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उन्हें कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होती है। जब सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं हुआ करते थे तो उन्हें कोलेटरल सिक्योरिटी ग्रुप में अपने फार्म्स, अपने अपने जानवर कैटल्स वगैरह को गिरवी रखना पड़ता था, तब जाकर उन्हें लोन सेंक्शन होता था। पॉइंट 2, दे कैन गेट टाइमली लोन्स। बहुत कम समय में इनको लोन मिल जाता है। आप जानते हैं आज भी बैंक से लोन पास कराने में हमें महीनों सालों लग जाते हैं। फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पज, किसी भी उद्देश्य के लिए आपको लोन चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप आपको इमीडिएटली लोन सेंक्शन कर देगा। एट ए रिजनेबल इंटरेस्ट रेट, बहुत न्यूनतम ब्याज दर पर, बहुत कम ब्याज दर इसकी मानी जाती है, ऐसे कह सकते हैं। इट हेल्प वुमेन बिकम फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट। महिलाओं का उद्देश्य इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए प्रेरित करता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंडेंट करने का प्रयास करता है, जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट देश में बढ़ सके। क्वेश्चन नंबर 16 है, 2 नंबर कैटेगरी का, यह है लास्ट क्वेश्चन है। हाउ डू मल्टीनेशनल कंपनीज वर्क एक्सप्लेन। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं बच्चों के दिमाग में। मल्टीनेशनल कंपनी कार्य कैसे करती, क्वेश्चन तो बेसिकली ये पूछा गया है। आपने इसके जवाब में अगर दे दिया है कि साहब मल्टीनेशनल कंपनी का डेफिनेशन भी लिखा है, तो वह भी काफ़ी हद तक सही माना जाएगा। आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस डेफिनेशन में भी चीज़ें काफ़ी हद तक ये आ जाती है। द वे इन विच एमएनसीज कंट्रोल और स्प्रेड देयर प्रोडक्शन आर। वह तरीका जिसके माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने व्यापार को, अपने उत्पादन को नियंत्रित करती हैं और अपना व्यापार स्प्रेड करती हैं। वाइंग लोकल कंपनीज, ये एमएनसीज कंपनी का सबसे पहला तरीका होता है। वो जब भी किसी कंट्री में एंट्री करती हैं, उस कंट्री के जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनको बड़ी कीमत में वो खरीदती है, जिससे वहाँ का जो लोकल मार्केट होता है उसका मैप उनको मिलता है, वहाँ के कंज्यूमर्स उनको मिलते हैं और मार्केट में उनकी पहचान जल्दी से बन जाती है। वाई जॉइंट वेंचर, बेस्ट एग्जांपल मारुति सुजुकी और हीरो होंडा। आपने सुना होगा, होंडा जापान का ब्रांड था और सुजुकी जापान का ब्रांड था। जब ये लोग इंडिया आए तो उन्होंने इंडिया के ब्रांड्स को आगे कर दिया। मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर बनाया और धीरे धीरे करते करते मार्केट में पॉपुलरिटी को हासिल करके बाद में जॉइंट वेंचर को तोड़ दिया। ठीक है, एक ये तरीका होता है। पॉइंट 3, वाइज प्लेसिंग ऑर्डर विद स्मॉल प्रोड्यूसर। आपने देखा होगा कई बार एमएनसीज कंपनी लोकल मैन्युफैक्चर को इंडिया में या वर्ल्ड के किसी और अदर कंट्री में अपना ऑर्डर प्लेस करती है, वहाँ से बने हुए माल को मंगवाती है, उसके ऊपर अपना ब्रांड लगाती है और टैग लगाने के बाद पूरे बड़े में उसकी सप्लाई करती है। तो ये इन कंपनियों का एक तरीका होता है। हाँ जी बच्चों, अब सेक्शन सी पर अपन आ गए हैं और सेक्शन सी में जो सवाल हैं वो 3 मार्क्स के हैं। इसमें सबसे ये बच्चों को मैंने अपने डीएसएम के बच्चों को तो काफ़ी अर्नेस्ट रेनन की डेफिनेशन के बारे में मैंने कहा इम्पोर्टेंट, और आइए जानते हैं व्हाट इज ए नेशन अकॉर्डिंग अर्नेस्ट रेनन। ये एक महान विचारक हुए अर्नेस्ट रेनन। इन्होंने नेशन यानी एक नेशन के निर्माण के बारे में, एक नेशन का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में बताया है कि नेशन का निर्माण केवल 1-2 शब्द रेशन या विभिन्न प्रकार के 2-3 शब्द को आधार लेकर बनाते थे, वो नहीं है। नेशन की कंसेप्ट को काफ़ी मेजर रंग से समझाया है। ये फ्रांस के जो फिलोसफर हैं अर्नेस्ट रेनन है। आ जाइए जानते हैं। अर्नेस्ट रेनन कह रहे हैं, ये फ्रांस के फिलोसफर हैं, अकॉर्डिंग टू अर्नेस्ट रेनन ए नेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ एंडोर डेवोनेशन एज सेक्रीफाइस। देखिए
फ्रांस के ये रेनन जी का कहना ये है कि जो नेशन का निर्माण है ये हमारे अतीत यानी इतिहास, लॉन्ग पास्ट का एंडोर डेविनेशन, त्याग, सेक्रीफाइस जो है, समर्पण की भावना होना, ये इसमें मिली होती है। एक हीरोइक पास्ट, एक हमारा एक शौर्य या वीरता से युक्त हमारा इतिहास जो है, हमारे ग्रेट मैन जो महान लोग जैसे भारत के आधार पर कहें महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बड़े बड़े हुए हैं, उनका इतिहास, ग्लोरी और उनका गौरव गुणगान इज ए सोशल कैपिटल, एक सामाजिक पूंजी है, अपॉन विच ऑफ वन वेस ए नेशनल आइडिया, और इन्हीं के आधार पे हमारा एक राष्ट्रीय विचार आधारित है। और आप जानते हो हमारा नेशन का जो राष्ट्रीय विचार है वो कहीं बहुत कुछ महात्मा गांधी जी के अहिंसावादी विचारों पे आधारित भी है। टू हैव कॉमन ग्लोरियस इन द पास्ट, और हमारा जो कॉमन ग्लोरियस इन द पास्ट, जो हमारा अतीत का जो हमारा गौरव इतिहास है, टू हैव ए कॉमन विलिंग इन द प्रेजेंट, और हम सभी को साथ रहने की, वर्तमान में साथ रहने की इच्छा, हम सब साथ रहना चाहते हैं। टू है परफॉर्म ग्रेट डीड टूगेदर, और हमारे को साथ एक साथ काम करने की जो इच्छा है, टू परफॉर्म स्टिल मोर, दीज आर द एसेंशियल कंडीशन बीइंग ऑफ यूनिफाइड नेशन, वो एक राष्ट्र के निर्माण की महत्वपूर्ण चीज़ है। कुल मिला के बात ये है कि अर्नेस्ट रेनन ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्र का निर्माण कोई एक दो तत्व एलिमेंट से नहीं बना है। राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारा जो गौरवपूर्ण इतिहास है, हमारा अतीत है, हमारे जो महान पुरुष हैं, हमारे उनके पर आधारित हमारा राष्ट्रीय विचार है, और इस साथ में वो ये कह रहे हैं कि हम साथ रहने की इच्छा, हमारा साथ महान कार्य करने की इच्छा, ये सारी चीज़ें इसमें आधारित है, और यही राष्ट्र के निर्माण। ए नेशन इज ए देयर फॉर ए लार्ज सॉलिड, और राष्ट्र एक व्यापक एकता का नाम है। इट एक्सटेंड डेली पहली विजिट, और पहली विजिट कहते हैं जनमत संग्रह, और वो कहते हैं कि इसका जो अस्तित्व डटा हुआ है वो नियमित रेगुलर होने वाले जनमत संग्रह पे आधारित है, ये वो कहना चाहते हैं। आइए अगला सवाल, राइट द फीचर ऑफ लिबरल नेशनलिज्म, यानी राष्ट्रीय उदारवादी राष्ट्रवाद की विशेषताएं क्या है। हमारी किताब में जो उदारवाद राष्ट्रवाद क्या चाहता था, उनकी सोच क्या थी, उनकी क्या विशेषताएं, आइए जाने। वैसे हमने लिबरलिज्म जानते हैं कि लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द जो लीवर है, लिवर से लिया गया है, जिसे का अर्थ बनता है फ्री यानी आज़ादी। फॉर द फ्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, उदारवादी राष्ट्रवादी ये चाहते थे कि हर व्यक्ति को आज़ादी मिले, एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, और सभी को कानून के समक्ष बराबरी का दर्जा दिया जाए। पॉलिटिकली ये चाहते हैं कि इट इम्प्रेसिस द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाई कॉन्सेंट यानी सहमति। ये राजनीतिक रूप से चाहते हैं, इस बात पर जोर देते हैं कि जो गवर्नमेंट हो वो जन सहमति पर आधारित हो, सहमति से बनी हो। इकोनॉमिक स्फीयर में यानी आर्थिक क्षेत्र में ये चाहते हैं कि लिबरलिज्म ये चाहता है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट यानी मुक्त बाजार व्यवस्था हो, बाजार की आज़ादी, जिससे कोई भी वस्तु के आवागमन या पूंजी के आवागमन या लोगों के आवागमन या टेक्नोलॉजी विभिन्न चीज़ों के आवागमन में कोई भी बाधाएं ना हो। एंड द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, और राज्य जो विभिन्न प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शन यानी प्रतिबंध लगाता है, टैक्स ज़्यादा लगाता है, जिससे वस्तु का आने, उनका एवोल्यूशन वो समाप्त हो जाए, जिससे वस्तुओं के आने जाने में कोई प्रकार की पाबंदी नहीं हो, यानी टैक्स आदि कम से कम होने चाहिए, जिससे कि उदारवाद को बढ़ावा मिले, जिससे कोई चीज़ के आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल का इनके आने जाने में कोई परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, सेक्शन सी आपका ये चल रहा है। क्वेश्चन एक बार हम रीड करते हैं। क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी को हिंदी में अगर हम लोग करें तो समाप्यता, मतलब
समाप्त होने के आधार पर संसाधनों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 2 पार्ट्स में हमने संसाधनों को यहाँ पर डिवाइड किया है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इज दैट क्लियर? रिन्यूएबल वह संसाधन जिनको पुनः प्रवर्तित किया जा सकता है, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब वह संसाधन जिन्हें प्रवर्तित नहीं किया जा सकता या जो लाखों साल में जाकर प्रवर्तित होते हैं। इवन नॉन रिन्यूएबल हम पहले के क्वेश्चन में भी क्लियर कर चुके हैं, देखिएगा सर। और बहुत क्लेरिफाई आपका ये आंसर सटीक पॉइंट्स में हमने मेंशन किया है। पॉइंट 1, दीज कैन बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट टाइम, कम समय में, अल्प समय में ये रिन्यू हो जाते हैं साहब। जैसे देखा एयर वाटर सोलर, मतलब सूरज, आपने देखा होगा आज शाम को सनसेट हुआ, अगले दिन फिर सनराइज होता है, विद इन 12 आवर में आपको वापस एक एनर्जी मिल रही है साहब, शॉर्ट टाइम में आप ये रिन्यू कर सकते हैं। दीज डू नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन टू द एनवायरमेंट, वातावरण के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होते। एग्जाम्पल बेस्ट है, दोनों में एग्जाम्पल आपके होना बहुत जरूरी है। एक नंबर का मैटर है साहब। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 ही पॉइंट हमने यहाँ पर लिए। देयर एग्जाम्पल एयर वाटर सोलर एनर्जी, क्लियर है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को देखिए आप, दीज कैन नॉट बी रिन्यूड, ये रिन्यूड नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। या फिर इस लाइन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिन्यूड इन ए लॉन्ग टाइम, इन्हें लंबे समय में आप रिन्यूड कर सकते हैं। पॉइंट 2, दिस कॉज पॉल्यूशन टू द एनवायरमेंट, ये वातावरण में प्रदूषण को फैलाने का एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। एग्जाम्पल है इसका, देयर एग्जाम्पल आर मिनरल्स, ऑयल, कोल एंड ऑल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इज दैट क्लियर? आइए अगला सवाल है, व्हाट सॉइल इरोजन, व्हाट द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन एंड मेथड एंड सॉइल कंजर्वेशन। इसमें पहले तो सॉइल इरोजन जिसे बोलते हैं हम मिट्टी का अपरदन, मृदा अपरदन, इसका एक नाम और है मृदा क्षरण भी बोलते हैं, और शुद्ध गांव की भाषा में बोले तो मिट्टी का कटाव। राइट द रीजन ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन के क्या कारण है और मेथड ऑफ सॉइल को कैसे कंजर्व करें। आप जानते हैं मिट्टी का केवल ऊपरी भाग ही उपजाऊ होता है। आइए, द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन ऑफ डिस्क्राइब द सॉइल इरोजन। मिट्टी का जो ऊपरी कवर है उस कवर के भाग को का बह जाना या कट जाना, ये सॉइल इरोजन कहलाएगा। रीजन कई बन जाते हैं आज के, इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटी भी जिम्मेदार है। हम पेड़ पौधे आदि ज़्यादा काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग, पशुओं को इस तरीके से चराते हैं, एक जगह ही ज़्यादा घास चरा देते हैं जिससे मिट्टी उखड़ जाती है, और इससे मिट्टी और इससे आप जानते हो हवा और पानी वाटर के द्वारा मिट्टी का कटाव संभव हो जाता है। यदि घास उगी रहेगी तो ऐसा नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग, आजकल निर्माण और के काम और माइनिंग के काम इस तरीके से होते हैं, माइनिंग में ज़्यादा गड्ढा एक जगह कर दिया जाता है तो उससे के द्वारा हवा के द्वारा ये सारी चीज़ें और वो मिट्टी खराब हो जाती है, ये सब कारण हैं। सॉइल कंजर्वेशन तरीके हम देखिए, काउंटर प्लेजिंग करके, टेरेस फार्मिंग करके, और प्लांटिंग लाइन ऑफ ट्री, शेल्टर बेल्ट जिसे बोलते हैं, यानी हम बाउंड्री पर पेड़ों की श्रृंखला लगा दें, या फिर आपके कुछ ढालू एरिया हैं, वैसे एरिया हैं वो, जैसे यहाँ पर ढाल वाले एरिया हैं वहाँ, या पहाड़ी क्षेत्रों में हम करते हैं, वहाँ पर हम क्या है ये इस तरीके से चौकोर पर बाउंड्री पर हम यदि इस तरीके से ये अपन कर दें, छोटी छोटी बाउंड्री बना दें तो हवा मिट्टी से कटाव नहीं होगा। और एक तरीका और है, ये ढालू क्षेत्रों में ये है जो खेती की जाती है, इस तरीके से हल से नहीं जोतना चाहिए, बल्कि हमको इस तरीके से हल करें जिससे मिट्टी का जब भाव आए तो मिट्टी कटे नहीं। ये एक तरीके हैं जिसके द्वारा हम इनको रोक सकते हैं, और ये इसके तरीके हैं इसमें। इसके बाद एक्सप्लेन द 3 डिटरमाइन ऑफ सोशल डिवीजन, सामाजिक विभाजन। आपने 3 आयाम पढ़े होंगे और ये हमने आपको कई बार टेस्टों में दिए भी हैं। आइए 3 कौन से फैक्टर हैं जिनके वर्णन भी आपने पढ़े होंगे काफ़ी अंदर तक, लेकिन यहाँ हमने पॉइंट दे रखे हैं उनको। 3 फैक्टर आर क्रूशल द डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवाइजन। यदि हम सामाजिक विभाजन के आधार पर जो राजनीति करते हैं वो इन 3 मूल कारकों पे निर्भर करती है। वो 3 मूल कारक कौन से? हाउ पीपल प्रिजर्व द आइडेंटिटी सिंगुलर एंड मल्टीप्लाई, यानी व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी किस रूप में देख रहा है, वह अपने आप को सिंगुलर देख रहा है क्या मल्टीप्लाई देख रहा है। यदि वो सिंगुलर देख रहा है और ये मानना है मैं ही श्रेष्ठ हूँ, सब कुछ है दूसरे से, तो फिर एकोमोडेंट यानी बनाना मुश्किल हो जाएगा। जब वो मल्टीप्लाई देखता है
तो कोई दिक्कत नहीं आती है, वो आसानी से एकोमोडेट किया जा सकता है। दूसरा, हाउ पॉलिटिकल लीडर रेज द डिमांड ऑफ द एनी कम्युनिटी। हमारे जो राजनीतिक नेता हैं या सरकार के में जो लोग हैं, वो जनता की जो डिमांड आती है, उन्हें राजनीतिक दल कम्युनिटी की जो डिमांड है उनको किस रूप में उठा रहे हैं। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में आ रही है तो ऐसी डिमांडों को उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में नहीं आ रही है तो ऐसी डिमांड को उठाना वो कभी अच्छा नहीं होता। उससे बहुत बुरे हालात श्रीलंका और कई देशों जैसे हो जाते हैं। हाउ टू गवर्नमेंट रिएक्ट द डिमांड ऑफ द डिफरेंट ग्रुप। और विभिन्न ग्रुप की जो डिमांड आ रही है उस पर गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है, श्रीलंका में क्या हुआ, तमिलों की जायज़ मांग को वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी या वहाँ की गवर्नमेंट ने इस आधार पर दबा दिया कि इससे देश की एकता को खतरा है। तो जायज़ मांग को देश का खतरा बताकर ज़बरदस्ती दबा दोगे तो श्रीलंका जैसे सिविल वार जैसी स्थिति में हम आ जाएंगे और स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। आइए अगला सवाल, एक्सप्लेन द, ये अथवा में सवाल है, एक्सप्लेन द ऑरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस। सामाजिक जो भिन्नता है उसकी उत्पत्ति बतानी है कि किन कारणों से होती है। हमारे यहाँ हमारी किताब में सोशल डिफरेंस जो हैं उनकी उत्पत्ति के जो कारक दे रखे हैं पॉलिटिकल साइंस में, आइए जानते हैं। द सोशल डिफरेंस जो जिनके कॉज हैं, एक तो बर्थ के आधार पे। देखिए, बर्थ के आधार पर हमारे डिफरेंसेस पैदा होते हैं जिसमें हमारा कोई बस नहीं है, जिसमें आइए जानते हैं। बर्थ के आधार पर पीपल कैन नॉट टेक बर्थ इन ए कम्युनिटी ऑफ अदर चॉइस। देखिए, कोई व्यक्ति का किस कम्युनिटी में जन्म हो गया है वो पता नहीं, वो जिस कम्युनिटी में पैदा हो जाता है वह उस कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है। सम पीपल आर बॉर्न ए रिच फैमिली। कई बार बच्चे का जन्म रिच फैमिली में हो जाता है, अंबानी के घर में पैदा हो गया तो वो फिर ये उसकी किस्मत है। और कोई बेचारे गरीब के घर में पैदा हो जाए तो उसकी कोई उसमें गलती नहीं है, लेकिन पैदा हो सकता है। वाइल अदर एज बॉर्न ए पुअर फैमिली। कुछ गरीब के घर में पैदा हो जाते हैं। सम आर बॉर्न वाइट। कुछ व्यक्ति गोरे पैदा होते हैं और सम बॉर्न ब्लैक। कुछ लोग काले पैदा हो जाते हैं। थर्ड, सोशल डिवीजन आर जनरली बेस्ड इन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। ये जन्म पे आधारित है। इसमें और भी बात है, कुछ आदमी डिसेबल्ड पैदा हो जाते हैं जिसमें हाथ पैर से विकलांग होते हैं, तो ये सब जन्म पे आधारित हैं। देखिए, कुछ चॉइस पे आधारित हैं जो हमारे जन्म पे आधारित नहीं है। सम सोशल डिवीजन आर बेस्ड ऑन चॉइस ऑफ द इंडिविजुअल। सम पीपल कैन फॉलो द रिलीजन ऑफ दियर चॉइस एंड एडॉप्ट द प्रोफेशन ऑफ अदर चॉइस। देखिए, कुछ आदमी जन्म लेने के बाद अपनी इच्छा से चॉइस के आधार पर वह किसी दूसरे धर्म को भी अपना सकते हैं, ये उसकी चॉइस है। वह अपने आधार पर किसी भी प्रोफेशन वो जो बनना चाहते हैं उसको ले प्राप्त। वो कोई साइंस लेना चाहता है, कोई आर्ट्स लेना चाहता है, कोई पायलट बनना चाहता है, कोई IITN बनना चाहता है। जो बनना चाहता है वो एक चॉइस का आधार है। सम पीपल आर इवन चॉइस द रिमेन एथलीट। कुछ खिलाड़ी बनना चाहते हैं, कुछ धावक बनना चाहते हैं, तो कुछ क्रिकेटर बनना चाहते हैं, ये उनकी है। ऑल सच चॉइस लेड ए सोशल डिफरेंसेस। और ये सोशल डिफरेंसेस पे आधारित होते हैं। What facilities do you get from banks? Mention any 3. बैंक के बारे में आप सबने अपने जीवन में कई बार सुना होगा कि बैंक हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमें दिए गए अल्टरनेट में बैंक से रिलेटेड। इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट का ये क्वेश्चन दिया गया है। पढ़ते साहब, पहला पॉइंट, एक्सेप्ट डिपॉजिट। सबसे पहला काम तो बैंक क्या करता है साहब, जमाओं को स्वीकार करता है। एज ए कॉमन मैन, कॉमन पब्लिक से जमाओं को स्वीकार करता है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, अगर उसके पास जमाएं नहीं आएंगी तो बैंक अपनी प्रोसेस को आगे ऑपरेट नहीं कर सकता। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड ट्रेडिशनल, पारंपरिक कार्य है ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंकों का, इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, जमाओं को स्वीकार करना। बैंक एक्सेप्ट सरप्लस मनी ऑफ पीपल, लोगों के पास जो अतिरिक्त पैसा होता है जिससे वो खर्चा नहीं करते हैं, जो खर्चा करने के बाद बच जाता है, दैट्स कॉल्ड सरप्लस मनी। सरप्लस मनी को लोगों से लेता है जमा के रूप में अंडर सेविंग अकाउंट, और ये पैसा सेविंग अकाउंट के रूप में जमा होता है, करंट अकाउंट के रूप में, या फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसको हम शॉर्टली FD भी कहते हैं। द रोल ऑफ कस्टडियन ऑफ मनी फॉर पब्लिक, और एज ए पैसे के संरक्षक के रूप में बैंक कार्य करता है, आपका गार्जियन बन जाता है सब, जब आपको जरूरत होगी बैंक आपको पैसा दे देगा। पॉइंट 2 देखिए भैया,
प्रोवाइड लोन, जो पैसा बैंक ने भी आपसे लिया उस पैसे को बैंक अपने पास कभी नहीं रखता, बैंक पूरा पैसा रोटेट कर देता है, या कह सकते हैं उसमें से 15% अपने पास रखता है, बाकी मैक्सिमम पार्ट उसका आपको रोटेट कर देता है एज ए लोन के रूप में। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किसी भी आर्थिक क्रिया के लिए आप देख लीजिए लोन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। बैंक्स फुलफिल देयर नीड्स ऑफ मनी बाय प्रोवाइडिंग दैम लोन्स, और बैंक उन आवश्यकताओं को लोन के माध्यम से पूरा करता है। लोन्स में बी ग्रांटेड इन द फॉर्म ऑफ कैश, लोन आपको कैश के रूप में प्रोवाइड कराया जा सकता है, ऑर्डिनरी लोन्स के रूप में, ओवरड्राफ्ट अधिविकट उसको हिंदी में कहा जाता है, और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, बिलों का पेमेंट करने के रूप में भी बैंक आपको ये लोन्स प्रोवाइड करा सकता है। सो द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन टू पीपल। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, बड़ा अच्छा पॉइंट है, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 ही पॉइंट्स हमने इसमें लिए हैं। क्रेडिट क्रिएशन, साख का निर्माण करना सा। मनी डिपॉजिट बाय पीपल इन बैंक इज गिवन टू अदर पीपल इन द फॉर्म ऑफ लोन टू सेटिस्फाई देयर नीड्स ऑफ मनी, लोगों की मनी की आवश्यकता को बैंक पूरा करता है। पीपल हु टेक लोन फ्रॉम बैंक, लोग जो बैंक से लोन लेते हैं, डू नॉट स्पेंड होल ऑफ द मनी, वो पैसे का पूरा पार्ट स्पेंड नहीं करते हैं। दे डिपॉजिट बैलेंस मनी इन देयर बैंक अकाउंट, वो अपने बैंक अकाउंट में एक डिपॉजिट को मेंटेन करते हैं। द प्रोसेस कंटिन्यू, और ये प्रक्रिया निरंतर रूप से आगे जब जारी रहती है। इन दिस वे मनी मल्टीप्लाइज एंड बैंक मेक अ सिस्टम ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, और इसके माध्यम से एक बैंक अकाउंट होल्डर के खाते में समय समय पर जो आप लोन लेते हैं और लोन को टाइमली आप पे करते हैं तो क्रेडिट क्रिएशन का निर्माण होता है, और बैंक की नज़र में आप एक क्रेडिट होल्डर पर्सन के रूप में बनकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने आ रहा है, ये भी बैंक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, देख लीजिए। यहाँ बैंक लोन का पार्ट पूछा गया है। बैंक यूज ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर डिपॉजिट फॉर गिविंग लोन्स, बैंक अपने एक बड़े भाग को लोन के रूप में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ऑन ए इंटरेस्ट रेट। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप स्टेटमेंट से सहमत है? जी बिल्कुल सहमत है। एक्सप्लेन योर व्यूज, अपने विचार इस पर रखिए। देखिए साहब, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक आर द फॉलोइंग। देखिए बैंक का पहला काम क्या है, बैंक एक्सेप्ट सरप्लस मनी ऑफ पीपल, लोगों का अतिरिक्त जो पैसा होता है बैंक उसे स्वीकार करता है। अंडर सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट, तीनों अकाउंट्स के माध्यम से बैंक के पास ये पैसा आता है। एक्चुअली बैंक 3 प्रकार के अकाउंट्स ओपन करता है। बैंक कीप्स ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट, बैंक अपने पास उस पैसे का बहुत छोटा अनुपात अपने पास रखता है एज ए कैश विद देमसेल्फ, वो डे टू डे के एक्सपेंसेस को ऑपरेट करने के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू एक्सटेंड लोन, और बैंक अधिकांश भाग अपना लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर लोन्स फॉर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी, हम जानते हैं लोन्स के लिए, लोन्स के रूप में देश में विविध आर्थिक क्रियाओं के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। बैंक उस आवश्यकता को पूरा करता है, उन लोगों से मिलाता है जिनके पास पैसा सरप्लस है और जिनको पैसे की जरूरत है। एज ए मीडिएटर के रूप में बैंक क्या काम करता है, बैंक लैंड टू पीपल, बैंक लोगों को उधार देता है। हु डिमांड मनी, जो पैसे की मांग करते हैं एज ए लोन, उधार के रूप में, एंड चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम देम, और उनसे ब्याज को प्राप्त करता है। और बैंक की इनकम क्या होती है साहब, जो लोन आपको दिया जाता है उस लोन पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वही इंटरेस्ट बैंक की इनकम मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 4th पॉइंट है इसका। थस, इस प्रकार बैंक मीडिएट बिटवीन दोज, बैंक एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। हु हैव सरप्लस फंड, उन लोगों के पास जिनके पास अतिरिक्त पैसा है, जिन्हें डिपॉजिटर्स कहा जाता है। एंड दोज हु आर इन द नीड ऑफ दीज फंड्स द बोरोअर, और उनको जिनको इस पैसे की आवश्यकता है। इन दोनों के रूप में बैंक एक मीडिएटर के रूप में कार्य करता है। डिस्क्राइब द एक्टिविटीज ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के दौरान हमारी शहरों में, सिटीज़ों में जो एक्टिविटीज़ हुई उनके बारे में हमें यहाँ पर जानना है। द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़, शहरों में जो मिडिल वर्ग है, मध्यम वर्ग के उसमें भाग लेने से ये मूवमेंट शुरू हुआ। आप जानते हैं मिडिल वर्ग में पढ़ा लिखा वर्ग है। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट, हजारों बच्चे लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, उन्होंने गांधी जी के कहे अनुसार, गांधी जी ने कहा था कि क्लासों का यानी स्कूल का बहिष्कार कर दो जो अंग्रेजी शासन द्वारा संचालित हैं।
तो उसी बात को आधारित करते हुए स्टूडेंटों ने गवर्नमेंट की जो कंट्रोल स्कूल कॉलेज थे उनको छोड़ दिया। हेड मास्टर और टीचरों ने रिजाइन दे दिए एंड लॉयर गेव अप दियर लीगल प्रैक्टिस, और वकीलों ने अपनी कानूनी जो प्रैक्टिस है उससे बहिष्कार कर दिया और टीचर आदि इनने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉट इन मोस्ट प्रोवाइन एक्सेप्ट मद्रास वेयर द जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण। हाँ जी, देखिए गांधी जी ने कहा था कि हमें जो काउंसिल के इलेक्शन उस समय हो रहे थे उसको बायकॉट करना है, यानी उसमें भाग नहीं लेना है। तो काउंसिल इलेक्शन का बायकॉट किया, लेकिन एक्सेप्ट मद्रास, यानी मद्रास को छोड़कर। मद्रास में एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण फेल्ड द एंटायरिंग द काउंसिल वाज वन वे गेनिंग सम पावर sometime that usually only ब्राह्मण had access to। देखिए इस पार्टी ने, जो जस्टिस पार्टी जो नॉन ब्राह्मणों की बनी हुई थी, उनका ये सोचना था कि हम काउंसिल इलेक्शन में हम भाग लेंगे। तो इस समय कांग्रेस के अधिकांश, कांग्रेस के ने बहिष्कार कर रखा था काउंसिल इलेक्शन का, तो हम उसमें हम भाग लेंगे तो हम चुन के चले जाएंगे और हमको वो फ़ायदा मिल जाएगा जो प्राय यूजली कांग्रेस के नेता या उनकी नज़र में ब्राह्मणों को जो पावर मिल पाती है। तो उन्होंने इसमें भाग लिया। अगला पेज पर हम चलते हैं, आइए। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक। देखिए इकोनॉमिक आधार पर इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बहुत प्रभाव पड़ा। फॉरेन गुड्स पर बाइकाटेड, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। लिक्वर शॉप पिकेटेड, और शराब की दुकानों के रास्ते रोके गए। एंड फॉरेन क्लॉथ बर्न इन हग बोन फायर, होली के रूप में उन विदेशी वस्त्रों को जला दिया गया। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया। लिक्वर शॉप के पिकेटिंग की गई। ये सब कुछ हुआ। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ हाफ बिटवीन 1921 एंड 1922, 1921 और 1922 में जो फॉरेन क्लॉथ और फॉरेन सामान आता था, इंपोर्ट होता था, वो लगभग आधा रह गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम रेट 102 करोड़ यानी 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ पे रह गई। इट मैनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। देखिए हमारे जो भारतीय व्यापारी थे उन्होंने विदेशी सामान और विदेशी वस्त्र आदि से संबंधित जो व्यापार था उसको करने से साफ इनकार कर दिया। एज द बाइकॉट ऑफ मूवमेंट स्प्रेड, जब ये बाइकॉट मूवमेंट और फैला, एंड पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ एंड बियरिंग ओनली इंडियन वन। देखिए हमारे जो भारतीय लोग हैं उन्होंने भारतीय क्लॉथों आदि को पहनने लगे। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल एंड हैंडलूम वेंट अप, इससे हमारे भारतीय जो कपड़े व्यापारी थे और हाथ से बने हुए कपड़ों को बढ़ावा मिला। ये सब कुछ उस समय हुआ। तो इस तरीके से शहरों में ये कार्य किए गए। तो अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट डिड महात्मा गांधी डू टू एब्यूज अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता, छुआछूत। तो महात्मा गांधी जी ने एब्यूज अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत को दूर करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी के ने क्या किया है उसको हम जानते हैं। गांधी जी के कार्य। वन सच गुरु वाज द नेशन अनटचेबल who from around 1930 had began to call themselves दलित और oppressed। देखिए 1930 तक हमारा एक वर्ग था, वो ये कहने लगा कि अपने आप को अछूत या दलित कहने लगा, या अपने आप को दमन ये कहने लगा कि हम दमित हैं, हमारे साथ दमन का व्यवहार हुआ है। फॉर लॉन्ग द कांग्रेस हैड इग्नोर द दलित, बहुत लंबे समय तक कांग्रेस
इग्नोर करती रही इनको फॉर हियर द ऑफेंडिंग द सनातनीज द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू, जो उच्च सनातनवादी हिंदू थे, कट्टर हिंदू, उनसे डरी हुई थी कांग्रेस, इसलिए उन्होंने दलितों का साथ नहीं दिया। बट महात्मा गांधी जी डिक्लेयर, लेकिन महात्मा गांधी जी ने, यहाँ से हर बच्चे को लिखना जरूरी है, महात्मा गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया कि स्वराज वुड नॉट कम फॉर ए 100 ईयर इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेट। उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे देश में स्वराज नहीं आएगा, 100 साल तक स्वराज नहीं आएगा, जब तक हम इस छुआछूत को या अस्पृश्यता को ख़त्म नहीं कर देते। ये ख़त्म होना चाहिए। तो हाँ, ही कॉल टू अनटचेबल हरिजन, उनका मुख्य काम था, उन्होंने इस अछूत वर्ग को, जो अपने आप को अछूत कहता था, उसके लिए एक सम्मानजनक शब्द दिया, हरिजन, यानी भगवान के लोग, और द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी भगवान के बच्चे या भगवान के लोग। ऑर्गेनाइज सत्याग्रह, गांधी जी ने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए टू सिक्योर देम एंट्री इनटू द टेम्पल। देखिए, पब्लिक प्लेसों पे जहाँ पे इनको पहले जाना मुश्किल था, इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया और उन्होंने कहा कि इनको टेम्पल ऑफ आदि जो हैं और अन्य जो जगह हैं, पब्लिक वेल है, कुएँ हैं, टैंक्स हैं, रोड है, स्कूल है, यहाँ तक इन सबको जाने के लिए कोई इनको पहुँच हो सके, ये इन चीज़ों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह भी किया। ही हिमसेल्फ क्लीन टॉयलेट, उन्होंने टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द स्वीपर। देखिए, उन्होंने ये भी किया कि इस वर्ग को डिग्निफाई, इनकी गरिमा बढ़ाने के लिए गांधी जी ने स्वयं टॉयलेट को साफ किया और लोगों से कहा कि वह भी टॉयलेट साफ करें, और इसके लिए प्रेरित किया, जिससे उन्होंने कहा कि वर्ग कोई खराब नहीं होता, बल्कि ये तो महान काम है कि सफाई करना। तो एक गांधी जी ने इनके कार्य को गरिमा देने के लिए, सम्मान देने के लिए उन्होंने ऐसा किया। एंड परस्यूडेड अपर कास्ट, और उन्होंने अपर कास्ट को प्रेरित किया कि वह चेंज दियर हार्ट, अपने हृदय को परिवर्तित करें, एंड गिव अप द साइन ऑफ अनटचेबिलिटी, और उन्होंने कहा कि यानी पाप, अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का पाप या छुआछूत का जो पाप है जो उनके हृदय में है, इसको त्याग दें और उनको गले लगाएं, उनके प्रति अपने मन में से ये भाव निकाल दें। ये गांधी जी ने किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्रोविजन आर मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेकुलर गवर्नेंस, डिस्कस फॉर एनी फोर। उन्होंने 4 पॉइंट मांगे हैं बोर्ड ने कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर गवर्नेंस बनाने के लिए या सेकुलरिज्म यानी हमारा धर्मनिरपेक्ष शासन या धर्मनिरपेक्षता के जो हमारे संविधान में जो प्रोविज़न दिए गए हैं, उनको हमारी किताब में भी 4 बिंदु दे रखे हैं, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। देयर इज ए नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट, भारत का कोई ऑफिशियल यानी राजकीय धर्म नहीं है। इससे ये पता चलता है कि भारत सभी धर्म को संभाव मानता है। भारत ऐसा नहीं है कि अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, जैसे श्रीलंका बौद्ध धर्मावलंबी देश है, दैट ऑफ द इस्लाम इन पाकिस्तान एंड द क्रिश्चियनिटी ऑफ इंग्लैंड, जैसे इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी, इस्लाम पाकिस्तान में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस एनी रिलीजन, भारत में किसी भी एक धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। हमारा संविधान किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है, ये हमारा पहला प्रोविज़न है। दूसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोपेज प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन। देखिए, हमारा संविधान हर व्यक्ति को और हर समुदाय को ये आज़ादी देता है कि वह अपने
कार्य के जो पूजा पद्धति है उनके प्रैक्टिस प्रोपेगेट अपने धर्म का वो प्रचार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और नॉट टू फॉलो एनी, और वो जिस धर्म का किसी भी धर्म का करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला तीसरा, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑन रिलीजन। देखिए इसका मतलब है कि कोई भेदभाव यानी निषेध करता है, डिस्क्रिमिनेट भेदभाव करने के लिए ग्राउंड ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर होने वाला कोई भी भेदभाव हमारा संविधान सही नहीं मानता है, उसको निषेध करता है। वो कहता है कि धर्म के आधार पर भारत में कहीं भी किसी भी जगह कोई भेदभाव नहीं किया जाता। चौथा पॉइंट, एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरवेन इन द मैटर ऑफ रिलीजन इन द ऑर्डर टू इंश्योर इक्वलिटी विद इन रिलीजियस। देखिए हमारा संविधान ये भी अलाउ करता है कि यदि किसी धर्म में के अंदर वो इंटरवेंस कर सकता है, यानी वो हस्तक्षेप कर सकता है। क्योंकि वो क्यों कर सकता है? क्योंकि यदि वो इक्वलिटी बनाने के लिए, समानता बनाए रखने के लिए धर्म के मामले में सरकार यदि ऐसा हो रहा है किसी की समानता को कोई खतरा है तो हमारा सरकार या हमारी गवर्नमेंट इस पर हस्तक्षेप कर सकती है। और इसीलिए हमारी यहाँ पर ये अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया, जो छुआछूत हमारे देश में थी तो उसको इसी आधार पे किया गया। तो ये आपका। अब आइए अथवा में एक और सवाल है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ वुमेन स्टिल फार बिहाइंड ऑफ द मैन इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी 4 रीजन। देखिए हमारे यहाँ पुरुषों के मामले में महिलाएं की स्थिति जो कमज़ोर है, पीछे है, उसको दर्शा रहा है। आइए हम कई आधारों पे हम इनसे समझते हैं। देखिए एजुकेशन के आधार पे भी हम देखें तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट अमॉन्ग वुमेन इज ओनली 65.46% कंपेयर टू 82.14% अमॉन्ग मैन। यदि पुरुषों की साक्षरता दर हमें ज़्यादा दिख रही है, महिलाओं की कम दिख रही है, तो ये बताता है कि बच्चियों को या पढ़ाया नहीं जाता और उनको एजुकेशन से दूर रखा जाता है। तो ये उनकी इन रीजन गर्ल आर नॉट सेंट टू फॉर हायर स्टडी, यानी हमारी बच्चियाँ ज़्यादा हायर एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाती है। दूसरा आधार है इन द फील्ड ऑफ जॉब, नौकरी के आधार पे, जॉब के आधार पे हम देखें कि फॉर हाईली पेड एंड वैल्यूड जॉब, यानी जहाँ पे वेतन ज़्यादा मिलता है, अच्छे जॉब हैं, पर फिर इज नॉट गिवन टू वोमेन, उसमें महिलाओं को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं है, वो ज़्यादा नहीं है वहाँ। समटाइम फॉर द सेम वर्क वोमेन आर गिवन लेस सैलरी टू कंपेरिजन टू मैन, पुरुष के मुकाबले महिलाओं को वेतन भी कम दिया जाता है, ये भी हमको देखने को मिलते हैं। जबकि हमारे यहाँ समान कार्य के लिए समान मजदूरी का कानून भी बना हुआ है। इन फैमिली इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन एंड गर्ल चाइल्ड एज एबॉर्टेड बिफोर बर्थ। देखिए हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारा समाज आज भी पितृ प्रधान समाज है और वहाँ लड़के की चाह ज़्यादा है, लड़की को उतना नहीं है, बल्कि कई बार जन्म से पहले बच्चियों को मार भी दिया जाता है, ये भी हमें देखने को मिलता है। एज ए रिजल्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो इसको क्लियर दर्शा रहा हैज फॉलन बिलो 800 एट सम पैलेस, कुछ पैलेसों में तो ये 800 या इससे भी नीचे कई हमारे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बिसाइड वेरियस टाइप्स ऑफ हरेसमेंट, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट, इसके अलावा हम विभिन्न प्रकार के महिलाओं का हरेसमेंट देखते हैं, एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं और उनके साथ वायलेंस, हिंसा भी देखते हैं। वोमेन कैन बी सीन इन द सोसाइटी, समाज में देखता है। वोमेन आर नॉट सेफ इवन एट होम, आज महिलाएं घर में भी उतनी सुरक्षित नहीं हैं। दे फेस वेरियस टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, उनमें घरेलू हिंसा की भी वह शिकार हो जाती है, ये हम देखते हैं।
इसके अलावा हम लेजिस्लेटर के आधार पर भी हम देख सकते हैं। इन आवर कंट्री द प्रोपोर्शन ऑफ वोमेन इज लेजिस्लेटर इन ए वेरी लो। हमारी विधायिका में भी महिलाओं की संख्या का प्रतिशत बहुत कम है। इन नेशनल पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली देयर शेयर इज लेस देन 15% एंड 5% रेस्पेक्टिवली। हम देख रहे हैं कि महिलाओं का वहाँ प्रतिशत बहुत ही बुरा है। हम कहें कि कंपैरिजन करें तो अरब कंट्रियों से भी बहुत बुरा है। अजमेर, गया, दुर्ग और नेल्लौर 4 पॉइंट है। अब मैं थोड़ा औरल अगर बोलूँ तो अजमेर हमारा राजस्थान में, गया हमारा बिहार में, और एक आप देख सकते हैं दुर्ग ये हमारा छत्तीसगढ़ में, और नेल्लौर हमारा आंध्र प्रदेश में। आइए अब मैप में इसको लोकेट कर लेते हैं। आपके सामने ये पूरा मैप है, क्लियर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर ये हमने अजमेर, ये बिहार में आपका गया आपको करना है, और यहाँ आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे दुर्ग जो छत्तीसगढ़ में आता है, जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर अमरकंटक आता है, एमपी के अंतर्गत जो पड़ता है। और ये आप देख सकते हैं नेल्लौर जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, नेल्लौर जो कि आंध्र प्रदेश में, जस्ट इसके नीचे आपका तमिलनाडु की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। मैं फिर से बोल दूँ, अजमेर आपका राजस्थान में, गया आपका बिहार में, दुर्ग आपका छत्तीसगढ़ में, और नेल्लौर आपका आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। अल्टरनेट जो मैप था दूसरा वाला, नरोरा, रावतबाटा, तारापुर और कलपक्कम, चारों के चारों पावर प्लांट आपसे पूछे गए हैं जो कि इंडिया के अंतर्गत बहुत फेमस हैं। मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दूं। यहाँ पर एक नरोरा जो आपका यूपी में जाता है साहब, रावतबाटा ये हमारे कोटा के पास पड़ता है राजस्थान में, और तारापुर ये महाराष्ट्र की नॉर्थन जो बॉर्डर है उस पर पड़ता है, और कलपक्कम हमारा तमिलनाडु के अंतर्गत। अब मैप में इनको ट्रेस करते हैं, देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, नरोरा आपके सामने आपको मैप में यहाँ दिख रहा है, जस्ट ये यूपी के अंतर्गत आप देख सकते हैं। ऊपर दिल्ली के जस्ट नीचे की तरफ ये पड़ता है। रावतबाटा पिछले मैप में आपने अजमेर पढ़ा था, अजमेर से थोड़ा ये नीचे पड़ता है, ये आपका रावतबाटा। और आप यहाँ देख सकते हैं ये है आपका तारापुर, ये तारापुर है, इसके नीचे ट्रॉम्बे, और जस्ट इसके नीचे बॉम्बे पड़ता है आपका, मुंबई से थोड़ा सा ऊपर आप तारापुर ले सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। और ये आपका कलपक्कम, ये कलपक्कम आप देख सकते हैं। मैं अगर आपसे एक बार कहूँ, नेल्लौर और नायवेली के बीच में ये माना जाए है। कलपक्कम के ऊपर आता है आपका नेल्लौर, और कलपक्कम के नीचे आता है आपका नायवेली तमिलनाडु में, कलपक्कम ये आपका तमिलनाडु के अंतर्गत, और नेल्लौर आपका आंध्र प्रदेश में। थैंक यू वेरी मच।